RTA एक्टिविस्ट। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विसेज के को ध्यान करके किया गया है और इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आज उन क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे। तो इस पर लास्ट तक बने रहें और आखिरी में हम इसमें 5 क्वेश्चन आपसे बताएंगे आपको जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो आप ध्यान रखें। तो इसकी प्रस्तावना क्योटो प्रोटोकॉल की है। 1997 में इसको जापान के क्योटो शहर में इसको UNFCCC के अंतर्गत COP3 में अपनाया गया था। प्रभावी ये हुआ था 16 फरवरी 2005 से। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी तथ्य किए, लक्ष्य निर्धारित किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये ध्यान रखना है। औद्योगिक देशों NXI कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्य करना, ये इसका लक्ष्य था। 2008 से 2012 की अवधि में 1990 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन में 5.2% की कमी करना था। इसके 5.2% इसमें कमी हो जाए। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य केवल विकसित देशों पर है। विकासशील देशों जैसे भारत, चीन पर कोई बाध्यता तो नहीं रखी गई है। फिर है CBDR, कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी है। लचीले तंत्र है। फिर CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैक्सिमम, विकासशील देशों में परियोजना लगाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। G, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, विकसित देश एक दूसरे की परियोजनाओं को से क्रेडिट ले सकते हैं। GET, ये क्या है? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। ये इसमें भारत की क्या भूमिका है? भारत पर कोई बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन CDM परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने काफ़ी लाभ उठाया था। भारत ने CDM परियोजनाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर यह रहा। समस्याएं, आलोचनाएं क्या है? अमेरिका, UNA ने इसे कभी लागू नहीं किया। इसकी संसद जो सीनेट थी उसने अस्वीकार कर दिया। कनाडा जैसे देश इससे बाहर निकल गए। कई देशों ने लक्ष्य पूरे नहीं किए। वैश्विक उत्सर्जन पर इसका प्रभाव बहुत सीमित रहा। तो इसलिए इसका महत्व फिर भी क्या रहा? ये पहला कदम था, ये महत्व जरूर है, जिसने कानूनी दायित्व तय किए, लेकिन व्यापारिक रूप से सफल होने कारण न होने कारण 215 में पेरिस समझौते की नींव पड़ी। तो पेरिस समझौता इसी से आगे बढ़ा। पेरिस समझौते में बाइंडिंग टारगेट्स हटाकर NDC स्वैच्छिक प्रतिज्ञा प्रणाली अपनाई गई कि लोग स्वैच्छिक रूप से देश की जिम्मेदारी लें। संक्षेप में क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में डेवलप कंट्रीज पर बाइंडिंग टारगेट था। पेरिस समझौता 2015 में सभी देशों द्वारा स्वैच्छिक NDCS लागू किया गया। संक्षिप्त इसका निष्कर्ष, क्योटो प्रोटोकॉल ने पहली बार कानूनी दायित्व तय किए, लेकिन विकसित देशों के अनुपालन न करने से यह प्रभावी नहीं रहा। पेरिस समझौते ने समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी देशों को शामिल किया और NDC आधारित प्रणाली बनाई। यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शासन, ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, तो इसको ध्यान से समझें। फिर इसके बाद में है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौता है। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत दिसंबर 2015 में फ्रांस पेरिस में COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान अपनाया गया। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। मुख्य उद्देश्य है, गोल इसका क्या है? तापमान सीमा, औद्योगिक क्रांति पूर्व स्तर से तापमान वृद्धि को 2 अंश सेंटीग्रेड से कम रखना और प्रयास करके इसे 1.5
अंश सेंटीग्रेड तक सीमित करना है। ग्रीन हाउस गैस GH उत्सर्जन में कमी लाना है। इस सदी के मध्य 2050 से 2100 तक नेट जीरो उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस सिंक व सोर्सेज का संतुलन बनाना है। वित्तीय सहायता, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकी व अनुकूलन के लिए एडॉप्शन एंड मिटिगेशन हेतु $100 अरब प्रतिवर्ष 2020 से देने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS हर देश अपने NDCS नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCS इसका मतलब देगा और समय समय पर अपडेट करेगा। उसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुकूलन एडॉप्शन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु देशों की क्षमता बढ़ाना। पेरिस समझौता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कानूनी ढांचा, बाध्यकारी व गैर बाध्यकारी तत्व दोनों मौजूद है इसमें। कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR सभी देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन विकसित देशों पर अधिक दायित्व है। मॉनिटरिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, हर देश को उत्सर्जन व प्रगति की जानकारी देनी होगी। ग्लोबल स्टॉकेट, हर 5 वर्ष बाद सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन होगा। भारत और पेरिस के बीच में क्या समझौता हुआ? भारत ने 2015 में अपने NDCS घोषित किए। 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता एमिशन इंटेंसिटी 33 से 35% की कमी हुई है। 2030 तक 40% तक विद्युत उत्पादन क्षमता और गैर जीवाश्म ईंधनों रिन्यूएबल यूनिक्लियर हाइड्रो से 40% 2030 तक लक्ष्य है। 2030 से लेकर 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता बढ़ाना। वन व वृक्षारोपण द्वारा नवीनतम प्रगति 2022 तक अपडेट है। 2030 तक 50% विद्युत उत्पादन क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल से करना है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित है। उपलब्धियां और चुनौतियां। उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? नवीनीकरण ऊर्जा में वृद्धि, भारत विश्व का चौथा लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी होल्डर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA भारत और फ्रांस की पहल से हुई। जलवायु परिवर्तन वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है। अभी बहुत सारी इसमें चुनौतियां भी हैं। विकसित देशों की ओर से वित्तीय सहायता और तकनीकी ट्रांसफर में कमी है। विकसित व विकासशील देशों के बीच बंटवारे पर विवाद भी अभी चल रहा है। अमेरिका बाहर निकल गया था, बाद में दोबारा जुड़ा। वर्तमान प्लेजेस से भी 1.5 अंश सेंटीग्रेड का लक्ष्य कठिन दिख रहा है। परीक्षा दृष्टिकोण से UPSC PCS में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो प्रथम प्रश्न GS 3 जो आता है पर्यावरण का एक, तो उसमें पेरिस समझौते और भारत की भूमिका पर चर्चा की, ये क्वेश्चन आता है। तो इस पर आपको ध्यान से जो बताया उसको समझना है। पेरिस समझौते के उद्देश्यों और भारत की भूमिका क्या रही, ये इस पर चर्चा कीजिए। क्या पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने में सफल हो पाएगा? ये इस पर आपको चर्चा करना है। ये MCQ प्रीलिम्स भी से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन आगे बताएंगे। पेरिस समझौते का COP नंबर 21 मुख्य लक्ष्य भारत के NDCS इत्यादि। निबंध में भी इस पर आएगा पर्यावरण सतत विकास, जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस जैसे टॉपिक्स में निबंध आ सकते हैं। संक्षेप में पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल है, जिसने देशों को एक मंच पर साझा में लाया है, लेकिन वित्तीय तकनीकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से इसके उद्देश्यों की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत की भूमिका इसमें संतुलित रचनात्मक है। प्रीलिम्स से कौन से प्रश्न पूछे इसमें जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बताते हैं। जैसे प्रीलिम्स से आएगा, पूछा जाएगा प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा सही है। ये COP 3 1997 में बनाया गया और 2005 में लागू हुआ। अब इसमें केवल विकसित देशों पर कानूनी रूप से
नंबर 1 है ये, नंबर 2 है केवल विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती तय किए गए। नंबर 3 भारत पर उत्सर्जन कटौती का कानूनी दायित्व है। सही विकल्प चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3 ये है। इसका उत्तर है ए, जो पहला वाला बताया था। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ये COP3 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। ये पहला वाला सही है। पहला और दूसरा भी दो, इसमें केवल विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए गए हैं, तो ये दोनों सही हैं, इसलिए 1 और 2 इसमें सही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित लचीले तंत्र फ्लेक्सिबल मैक्सिमम में से कौन सा से शामिल है या है? क्लीन डेवलपमेंट मैचिज्म, CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन GI, इंटरनेशनल मिशन ट्रेडिंग IET, ग्लोबल स्टॉक्स। नीचे दिए प्रयोग को सही चुनिए, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 4, 1, 2, 3 और 4 कौन सा सही है? इसमें उत्तर सही है बी वाला, 1, 2 और 3, यानी 3 इसमें सही है। क्योटो का संबंधित लचीले तंत्र में क्लीन डेवलपमेंट मैक्सिमम CDM है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन GI है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग ये है। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए इनको मान सकते हैं कि तीनों को सही है। तो जिसमें तीनों का दिया हो वो उत्तर सही माना जाएगा। पेरिस समझौते एग्रीमेंट 2015 से सही कथन है। इसमें केवल विकसित देशों को उत्सर्जन करने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें सभी देशों को NDS प्रस्तुत करने का दायित्व है। इसमें उत्सर्जन कमी के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। ये COP15 कोपेनहेगन में अपनाया गया। तो इसमें है सही कौन सा है? बी, दूसरा वाला, इसमें सभी देशों को NDS प्रस्तुत करने का दायित्व है, ये सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, 2070 तक सभी देशों द्वारा नेट जीरो प्राप्त करना है। सही विकल्प चुनिए। पेरिस के समझौते में उद्देश्य शामिल है वैश्विक तापमान को 2 अंश सेंटीग्रेड से नीचे रखना, 1.5 अंश सेंटीग्रेड तक सीमित करना। 2070 तक सभी देशों द्वारा नेट जीरो प्राप्त करना। विकल्प चुनिए, 1 और 2, 2 और 3, 1, 3, 1 और 3। इसमें ए पहला वाला सही है, 1 और 2, 1 और 2 ये सही है। इसमें केवल पेरिस समझौते के उद्देश्यों में शामिल है वैश्विक तापमान को 2 अंश सेंटीग्रेड से नीचे रखना, 1.5 अंश सेंटीग्रेड तक सीमित रखना। ये दो चीज़ें सही हैं। तो ये जब पूछा जाए तो ये आपको सही बताने हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCS का हिस्सा है? 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33.35% की कमी 2005 की स्तर की तुलना में। 2030 तक 40% विद्युत क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से अब तक 50%। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य। 2005 चौथा है 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करना वन वृक्षारोपण द्वारा। सही विकल्प में 1 और 2, 2 और 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। इसमें सभी क्वेश्चन इसमें जितने भी दिए गए हैं सब सही है, इसलिए ये डी वाला लास्ट वाला सही है कि इसमें जो है 1, 2, 3 और 4 इसमें पूरा सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए इनको सबको आपको करना है, सही बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो आप लोग इनको क्वेश्चन को भी तैयार करें ताकि जो है आगे परीक्षा में आपके काम आ सके। तो क्वेश्चन की भी